एपिसोड 191 विहान खड़ा हो गया। यह मामला विहान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जितेंद्र राणावत ने अपना फोन निकाला और कुछ देर तक उसमें छेड़छाड़ की, जब तक कि स्क्रीन पर एक तस्वीर नहीं दिखाई दी। उन्होंने विहान को फोन सौंपा और गंभीरता से कहा, मिस्टर विहान, इस व्यक्ति का नाम लक्ष्मीकांत है। 5 साल पहले वह उस समय के मामले का प्रभारी था। लक्ष्मीकांत अब कहां है? विहान ने पूछा। यह सुनकर जितेंद्र हिचकिचाया। काफी समय बाद उसने आखिरकार कहा, इस मामले की बात करें तो मुझे आपको बताना होगा कि लक्ष्मीकांत का जीवन भी दुखद है। 3 साल पहले उसके बेटे की शादी के दिन, जो एक खुशी का अवसर होना चाहिए था, उसकी बहू पर हमला हुआ और उसका अपमान किया गया। इस वजह से उसकी बहू ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। गुस्से में उसका बेटा कुमार के परिवार के निवास पर बदला लेने गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपराधी को ढूंढ पाता, वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक इमारत से गिर गया। इस प्रकार लक्ष्मीकांत को दोहरा आघात सहना पड़ा और जल्द ही उसने अपना संयम खो दिया। उसने अपने तरीके से बदला लिया और इसके लिए भारी कीमत चुकाई। वह अपंग हो गया और उसे बंदी बना लिया गया। आप जिस कुमार परिवार की बात कर रहे हैं वह परितोष कुमार से संबंधित है ना? विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। जितेंद्र ने सिर हिलाया। परितोष कुमार कुमार परिवार का मुखिया है। उसकी ताकत को देखते हुए लक्ष्मीकांत का कोई मौका नहीं था। हाय, लक्ष्मीकांत का करियर वास्तव में बेदाग था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रिटायर होने से पहले सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विहान की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसने नहीं सोचा था कि जांगनन प्रांत में ऐसी घटना हो सकती है। चाहे जो हो, लक्ष्मीकांत फिर भी एक पिता था। उसका बेटा और बहू कुमार परिवार द्वारा मारे गए। उसका मूल रूप से खुशहाल जीवन नष्ट हो गया। यह आघात बहुत बड़ा था। विहान ने अपनी हथेली मेज पर पटकी और गुस्से में पूछा, क्या आप सभी इस बारे में कुछ नहीं करने वाले? जितेंद्र राणावत ने आह भरी। लक्ष्मीकांत जैसे मामले बहुत सारे हैं। परितोष कुमार के बेटे दिवाकर ने एक कुंवारी लड़की का अपमान किया और सारे सबूत मिटा दिए, तो क्या किया जा सकता है? मैं दिवाकर कुमार को सजा देना चाहता हूं, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं और कोई सबूत या गवाह नहीं है। हमारे पास केवल लक्ष्मीकांत का बयान है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं लक्ष्मीकांत से मिलना चाहता हूं, विहान ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। जितेंद्र जानता था कि विहान यह अनुरोध करेगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी चेतावनी दी। लक्ष्मीकांत इन वर्षों में बहुत बदल गया है। वह बहुत कड़वाहट से भरा है और शायद आपको कोई जवाब न दे। ठीक है। आधे घंटे बाद जितेंद्र ने दोनों के बीच मुलाकात की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीकांत, जिसके हाथ और पैर हथकड़ियों से बंधे थे, को कमरे में लाया गया। दरवाजा बंद हुआ और सारी निगरानी उपकरण बंद कर दिए गए। यह एक विशेषाधिकार था जो केवल विहान को प्राप्त था। मंद रोशनी ने कमरे को थोड़ा शांत बना दिया। लक्ष्मीकांत की धुंधली और ठंडी आंखें विहान को एक भयंकर जानवर की तरह घूर रही थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे निगल लेना चाहता हो। विहान ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसे लक्ष्मीकांत के सामने लहराया। क्या आप सिगरेट पीते हैं? लक्ष्मीकांत ने उसको अनदेखा किया और हथकड़ियों के साथ अपनी हथेलियों को मेज पर जोर से पटका, जिससे तेज आवाज हुई। विहान ने सिगरेट को अपनी जेब में डाल लिया और एक तस्वीर निकाली। उसने इसे लक्ष्मीकांत के सामने रखा और पूछा, क्या आप तस्वीर में इन 2 लोगों को पहचानते हैं? लक्ष्मीकांत ने तस्वीर पर एक नजर डाली और चिल्लाया, चले जाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, बस मुझसे दूर रहो। विहान ने इसके बावजूद शांति से जारी रखा, तस्वीर में ये 2 लोग मेरे माता पिता हैं। वे 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में मर गए थे। लक्ष्मीकांत की आंखें लाल हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तस्वीर में उन 2 लोगों को घूरता रहा। विहान ने जारी रखा, मेरा अनुभव आपके जैसा है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते देखा। मैं उस समय बहुत कमजोर था, इतना कमजोर कि मेरे पास विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। इस अर्थ में मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। लक्ष्मीकांत का चेहरा बदल गया।
विहान नहीं रुका। मैं 5 साल तक गायब रहा। इन 5 वर्षों में मैंने ऐसी यातनाएं सही हैं कि मैं जीने से बेहतर मरना पसंद करता। मैं केवल बदला लेने के लिए जीवित रहा। आज मुझे अचानक एहसास हुआ कि क्लाउड लेक मैनर का मामला उतना सरल नहीं था जितना मैंने पहले सोचा था। आप एकमात्र सुराग हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। लंबे समय बाद लक्ष्मीकांत ने आखिरकार कहा, तुम जा सकते हो, मुझे कुछ नहीं पता। विहान ने एक सिगरेट जलाई और एक कश लिया। उसकी आंखें ठंडी थीं। जब उसने अचानक कहा, इस दुनिया में बहुत सी अनुचित चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। मैं जानता हूं कि आपके साथ क्या हुआ, और मैं जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ किसने बर्बाद किया। विहान के शब्द सुनकर लक्ष्मीकांत अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। विहान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने अपने हाथ में सिगरेट बुझाई और खड़ा हो गया। वह एक दर्पण के पास गया और अपने हाथ पीछे रखे। दर्पण में विहान का प्रतिबिंब काफी भयंकर और खूंखार दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद एक ठंडी आवाज बंद कमरे में गूंजी, आइए एक सौदा करें। मैं आपके लिए अपराधी का सिर लाऊंगा और आप मुझे क्लाउड लेक मैनर में क्या हुआ इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। एपिसोड 192। यह सुनकर लक्ष्मीकांत, जो गुस्से से फटने की कगार पर था, चौंक गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। भले ही वह मर जाए, वह कभी भी उस अपराधी के नाम दिवाकर कुमार को नहीं भूल सकता था। अगर यह नीच इंसान न होता तो उसके बेटे और बहू की मृत्यु न हुई होती और वह इस दयनीय हालत में न होता। उनका सुंदर परिवार कुमार परिवार के उस नीच द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। उसका बेटा केवल 27 साल का था और उसका भविष्य उज्ज्वल था। उसकी बहू और बेटे का रिश्ता 3 साल पुराना था और वह उम्मीद कर रहा था कि किसी दिन वह अपने नाती को गोद में लेगा। लेकिन एक व्यक्ति के क्रूर कृत्यों के कारण उसके जीवन की हर खूबसूरत और उज्ज्वल चीज छीन ली गई और नष्ट कर दी गई। वह गुस्से से भरा था, लेकिन कुमार परिवार की ताकत के सामने वह नगण्य था और उसने व्यर्थ ही संघर्ष किया था। फिर भी इस पल में उसके सामने खड़ा युवक वास्तव में कह रहा था कि वह दिवाकर कुमार को मारने और उसका सिर लाने में उसकी मदद करने को तैयार है। यह कैसे संभव था? क्या इस लड़के को नहीं पता था कि दिवाकर के पिता परितोष कुमार जियांगनान प्रांत के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? परितोष कुमार हवाशिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में 189वें स्थान पर थे। जियांगनान प्रांत में कौन उनकी हिम्मत कर सकता था? आप जा सकते हैं। लक्ष्मीकांत ने सिर हिलाया। उसे लगभग विश्वास हो गया था। इस पल में विहान मुड़ा। उसका व्यवहार बदल गया और एक राक्षसी दुष्ट आभा उसके चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें नरक की गहराई में ले जाती हुई प्रतीत हुईं। लक्ष्मीकांत, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं। मैं तुम्हारे लिए दिवाकर कुमार का सिर लाऊंगा और तुम मुझे क्लाउड लेक मैनर के बारे में सब कुछ बताओगे। क्या तुम तैयार हो? उसकी आवाज गड़गड़ाती हुई गर्जना की तरह थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह लक्ष्मीकांत की आत्मा की गहराई में गूंज रही हो। लक्ष्मीकांत का शरीर कांप उठा और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खून से लाल आंखें विहान को घूर रही थीं और उसने कहा, जब तक दिवाकर कुमार मर जाता है, मैं जो कुछ भी तुम चाहोगे वह करूंगा। ठीक है। दरवाजा खुला और विहान की आकृति पूरी तरह गायब हो गई, जिससे लक्ष्मीकांत अकेला उस बंद कमरे में रह गया, स्तब्ध। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात स्याही की तरह काली थी और ठंडी हवा आसमान में सीटी बजा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के देवता के कदमों की आहट हो। जियांगनान प्रांत, हुआताई होटल, कमरा 2203। एक तेज नजर वाला बूढ़ा आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था। इस बूढ़े का नाम बिराज कुमार था और वह कुमार परिवार का एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ था जो हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 251वें स्थान पर था। आज रात वह युवा मास्टर दिवाकर कुमार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। परितोष कुमार परिवार के मुखिया ने अपने बुढ़ापे में एक बेटे को जन्म दिया था, इसलिए वह दिवाकर से बहुत प्यार करते थे।
दिवाकर को प्राचीन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना पसंद नहीं था, इसलिए उनके पिता ने उसे मजबूर नहीं किया। इसके बजाय परितोष कुमार ने परिवार के सबसे कुशल विशेषज्ञों को उसके अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। दिवाकर को खूबसूरत महिलाएं पसंद थीं, इसलिए परितोष कुमार ने अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें दिवाकर के लिए अपहरण करवाया। विराज कुमार दरवाजे के खिलाफ झुक गया और अपने आसपास की हर चीज पर नजर रख रहा था। समय समय पर वह कमरे से एक महिला की कराहने की आवाज सुन सकता था। विराज ने सिर हिलाया और अपने आप से कहा, कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। मास्टर परितोष के साथ युवा मास्टर दिवाकर को अपने जीवन के बाकी हिस्से में कोई चिंता नहीं होगी। अफसोस की बात है कि युवा मास्टर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं करते। काश वह अपने पिता की आधी ताकत भी हासिल कर पाते। जब वह अफसोस कर रहा था, कमरे की हलचल शांत हो गई। जाहिर तौर पर यह खत्म हो गया था। विराज ने समय देखा। अपने युवा मास्टर को वापस ले जाने का समय हो गया था, वरना मास्टर परितोष नाराज हो जाते। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाला था, उसकी आंखों ने अचानक कुछ देखा। उसकी तेज नजर ने गलियारे के अंत में एक टोपी पहने हुए युवक को देखा। युवक का पूरा शरीर ठंडी आभा छोड़ रहा था और विराज कुमार को सहज रूप से खतरा महसूस हुआ। युवा मास्टर, उसने कहा, तैयार हो जाइए, हमारे घर जाने का समय हो गया है। जल्द ही अंदर से एक अधीर आवाज सुनाई दी। आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैं यहां व्यस्त हूं? टोपी पहने युवक अचानक रुक गया और उसने सिर उठाया। यह विहान था। दिवाकर कुमार अंदर है ना? उसकी आवाज बहुत शांत थी। विराज कुमार का शरीर कांप उठा और उसने पूछा, आप कौन हैं? विहान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने कहा, मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो उसकी जान लेना चाहता है। विराज कुमार का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसका हाथ पंजे का आकार लेते हुए विहान की छाती को पकड़ने की कोशिश की। यह कुमार परिवार की सर्वोच्च तकनीक थी। कुमार यिन क्लॉ। यह बेहद तेज थी और इसमें जबरदस्त शक्ति थी। उसने इस तकनीक से दर्जनों लोगों को मार डाला था। पूरा गलियारा हत्या के इरादे से भर गया। एक सेकंड बाद विहान के दाहिने हाथ ने विराज कुमार की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। असंभव। विराज कुमार ने अपने दाहिने हाथ को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह बेकार था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसका दाहिना पैर झटके से बाहर निकला, क्योंकि उसने विहान को लात मारने की कोशिश की। तुम दिवाकर कुमार की रक्षा कर रहे हो और मुझे लगता है कि तुमने उसकी गंदगी को कई बार साफ किया है। जब ऐसा है तो मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, विहान के दाहिने हाथ ने ताकत से विस्फोट किया, विराज की कलाई को कुचल दिया और त्वचा के नीचे की हड्डियों को उजागर कर दिया। उसी समय उसके बाएं हाथ ने विराज कुमार के दाहिने पैर पर मुक्का मारा। खटाक! वह टूट गया। विराज कुमार घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि वह इस युवक से ताकत और कौशल दोनों में कमजोर था। जियांगनान प्रांत में ऐसा विशेषज्ञ कब आया? वह सहज रूप से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि विहान का हाथ पहले से ही उसकी गर्दन को पकड़ चुका था। फिर विहान ने उसे होटल के दरवाजे के खिलाफ पटक दिया, जिससे वह टूट गया और टुकड़े चारों ओर उड़ गए। यह वह क्षण था जब विराज कुमार ने आखिरकार विहान का चेहरा साफ देखा। तुम विहान। अपना वाक्य पूरा करने से पहले विहान ने उसकी सांस की नली को कुचल दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। विराज कुमार मर चुका था। जो कुछ भी हुआ, उसने कमरे में चल रही गतिविधियों को शांत कर दिया। बिस्तर पर मौजूद पुरुष और महिला इतने डर गए थे कि वे न बोल सकते थे, न हिल सकते थे। विहान ने अपनी सच्ची क्यूई से बनी एक सुई निकाली और महिला को बेहोश कर दिया। कमरे में अब केवल दिवाकर अपने अंडरवियर में बचा था। दिवाकर ने विराज को देखा, जो खून के गड्ढे में पड़ा था, और घबरा गया। वह एक कोने में सिकुड़ गया और गुस्से से बोला, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिता परितोष कुमार हैं, जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। विहान ने दिवाकर को ठंडी नजर से देखा और गुस्से से चिल्लाया, 3 साल पहले
क्या तुम्हें याद है कि तुमने लक्ष्मीकांत के परिवार के साथ क्या किया था? दिवाकर की आंखें लक्ष्मीकांत का नाम सुनकर डर से भर गईं। वह बोलने ही वाला था कि विहान उसके सामने प्रकट हुआ और उसे लात मार दी। लक्ष्मीकांत के पास कुछ है जो मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहां तुम्हारी जान लेने आया हूं। खटाक खटाक! दिवाकर कुमार की सारी पसलियां टूट गईं और वह खून के थक्के उगलने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकते मेरे पिता। भले ही परितोष कुमार यहां आ जाए, वह तुम्हें नहीं बचा सकता। विहान ने तंज कसा। क्योंकि मैं, विहान, उसकी जान भी चाहता हूं। दिवाकर की पुतलियां फैल गईं जब उसने विहान का नाम सुना। उसके जवाब देने से पहले विहान की 5 उंगलियां पहले से ही उसके सिर पर जकड़ चुकी थीं। खटाक! एक क्रूर मोड़ के साथ उसकी गर्दन टूट गई और उसका सिर खींच लिया गया। उसका खून धीरे धीरे कमरे को लाल रंग में रंग रहा था। एपिसोड 193। विहान को अच्छी तरह पता था कि दिवाकर को मारना परितोष कुमार का दुश्मन बनने के बराबर था, लेकिन चूंकि उसने वैसे भी परितोष कुमार को मारने की योजना बनाई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पर्दे का एक हिस्सा फाड़ा और उसमें सिर को लपेट लिया। फिर उसने अपनी टोपी नीचे खींची और होटल से गायब हो गया। विहान के जाने के कुछ देर बाद बिस्तर पर बेहोश पड़ी महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपने पास एक सिर रहित लाश को देखा तो वह डर से चीख पड़ी और जल्द ही लोग वहां जांच करने के लिए आ गए। कुमार परिवार के निवास पर परितोष कुमार आंगन में इधर उधर टहल रहा था। उसने समय देखा और भौहें सिकोड़ लीं। शाम के 8 बज चुके थे। तार्किक रूप से उसके बेटे को अब तक लौट जाना चाहिए था। उसने विराज कुमार से आज दिवाकर को जल्दी वापस लाने के लिए कहा था। फिर भी उनमें से किसी का कोई अता पता नहीं था। इसके अलावा उसने दोनों को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके दिल में एक अशुभ आशंका घुमड़ रही थी। जब विराज लौटेगा, मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। उसे समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। परितोष कुमार ने सिर हिलाया और बैठने ही वाला था कि मेज पर रखा फोन बज उठा। मास्टर! फोन के दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज आई। यह दिवाकर का ड्राइवर था। क्या हुआ? जल्दी से दिवाकर को वापस भेजो। परितोष कुमार की आवाज में गुस्सा था। मास्टर, युवा मास्टर। वह फोन के दूसरी तरफ की आवाज घबराई हुई थी। परितोष कुमार ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि कुछ गलत था। क्या इस लड़के ने फिर से बाहर कोई मुसीबत खड़ी की है? इस बार उसने किस परिवार की युवती का अपहरण किया? उसे फोन दो। भले ही आकाश गिर जाए, मैं अभी भी उसे संभाल लूंगा। कुछ बोलो। परितोष कुमार की आवाज ठंडी थी। उसका धैर्य सीमित था। फोन के दूसरी तरफ का व्यक्ति मुश्किल से बोला, मास्टर, विराज कुमार मर चुका है और युवा मास्टर भी। युवा मास्टर का सिर गायब है। यह सुनकर परितोष कुमार के शरीर से एक भयानक ऊर्जा की लहर निकली, जिसने उसके 5 मीटर के दायरे में रखे चाय के कप और फर्नीचर को चकनाचूर कर दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अचानक आघात एक भारी हथौड़े की तरह था, जिसने परितोष कुमार के दिल को जोर से मारा। ऐसा लगा जैसे उसका दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया हो। उसका बेटा मर गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। जियांगनान प्रांत में कोई भी उसके बेटे को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई नहीं। ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। मास्टर, यह सच है। हुआताई होटल आकर खुद देख लीजिए। वाकई में कुछ हो गया है। परितोष कुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर दरारें पड़ गईं। उसके पीछे कई सेंटीमीटर गहरा एक पैर का निशान छूट गया था। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। इसके बाद परितोष कुमार ने अपना फोन कुचल दिया। 10 मिनट बाद परितोष कुमार हुआताई होटल पहुंच गया। पुलिस की सायरन जोर जोर से बज रही थी और आसपास का इलाका घेर लिया गया था। परितोष कुमार का चेहरा और गहरा पड़ गया। माफ करें, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जैसे ही 2 कानून प्रवर्तन अधिकारी बोले, उन्हें एक दबाव की लहर ने घेर लिया। बैंग! दोनों उलट गए और उनके शरीर मुड़कर एक तरफ फेंक दिए गए। परितोष कुमार ने घेरा तोड़कर उस होटल के कमरे की ओर दौड़ लगाई जहां उसका बेटा था। जब उसने विराज कुमार की लाश देखी, उसका दिल धक से रह गया। कमबख्त!
वाकई में कुछ हो गया था। फिर उसने दूसरी लाश को ढकने वाली सफेद चादर को खींच लिया। जब उसने नीचे सिर रहित शरीर देखा, परितोष कुमार की आंखें खून से लाल हो गईं। कौन है? किसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? आखिर कौन? परितोष कुमार ने दीवार पर मुक्का मारा, जिससे वह चूर चूर हो गई। एक ग्रैंडमास्टर के क्रोध को कौन सह सकता था? दूसरी ओर विहान उस लिपटे हुए सिर को लेकर जेल की ओर बढ़ा। गार्डों की पाली बदल चुकी थी, इसलिए जब नए गार्डों ने देखा कि विहान कुछ पकड़े हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत सवाल किया, तुम अपने हाथों में क्या पकड़े हो? इसे खोलो और हमें देखने दो। विहान ने उन दोनों पर एक नजर डाली और बस अपनी जेब से टोकन निकालकर फेंक दिया। जब गार्डों ने टोकन की जांच की तो उनके चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने तुरंत विहान को अंदर जाने दिया। विहान उस बंद कमरे में लौट आया। लक्ष्मीकांत सोया नहीं था। उसके हाथ और पैर अभी भी हथकड़ियों में जकड़े हुए थे और वह अंदर इंतजार कर रहा था। मंद रोशनी लक्ष्मीकांत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह थोड़ा भयानक लग रहा था। उसे पता था कि वापस आने वाला वही व्यक्ति है जो उस दिन आया था। अब तक वह अभी भी विहान की बातों पर विश्वास नहीं करता था। आखिरकार उसे दर्दनाक तरीके से पता था कि जियांगनान प्रांत में परितोष कुमार और कुमार परिवार कितने शक्तिशाली हैं। कोई भी परितोष कुमार के बेटे को छूने की हिम्मत नहीं करता था। परितोष कुमार को नाराज करना जियांगनान प्रांत की अधिकांश मार्शल आर्ट्स परिवारों को नाराज करने के बराबर था। खट! लोहे का दरवाजा खुला और एक ठंडा और अभिमानी युवक दाहिने हाथ में एक गठरी लिए अंदर आया। लक्ष्मीकांत की सांसें तेज हो गईं। उसकी खून से लाल आंखें उस गठरी पर टिक गईं। यह ठीक उस आकार की थी जिसमें एक सिर समा सकता था। लक्ष्मीकांत दशकों में कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ था। यह वह चीज है जो तुम चाहते थे। विहान ने गठरी को लक्ष्मीकांत के सामने फेंक दिया। लक्ष्मीकांत ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छूना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने उस युवक की ओर देखा। उसका चेहरा भावशून्य था, जैसे कि उस गठरी में जो कुछ भी था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लक्ष्मीकांत ने दांत पीसे और गठरी को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। एक सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर डर, सदमा और गुस्सा था। उसके सामने रखा सिर दिवाकर कुमार का था। भले ही वह राख में बदल जाए, वह इस नीच को पहचान लेगा जिसने उसके परिवार और उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। इस जानवर ने उसे एक अथाह खाई में धकेल दिया था। उसने सोचा था कि वह उस दिन को कभी नहीं देख पाएगा जब इस नीच को उसका बदला मिलेगा, लेकिन वह दिन अब आ गया था। लक्ष्मीकांत अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। वह इन आंसुओं को पूरे 3 साल तक दबाए रखा था। इन 3 सालों में उसे लगभग हर रात उस घटना के दुस्वप्न आते थे। इस पल में आंसू और नाक बह रही थी और वह एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर उसने विहान की ओर देखा और अचानक खड़ा हो गया। वह अपनी हथकड़ियों को फर्श पर घसीटता हुआ प्लॉप, वह दोनों घुटनों पर बैठ गया। बैंग बैंग बैंग! उसका सिर बार बार फर्श से टकराया। धन्यवाद! हजारों अनकहे शब्द इन 2 शब्दों में समाहित थे। विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और लक्ष्मीकांत को उठा लिया। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा था कि यह एक सौदा है। मैं बस क्लाउड लेक मैनर में क्या हुआ इसके बारे में जानना चाहता हूं। एपिसोड 194। लक्ष्मीकांत ने आंखें खोली और जोर से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। विहान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और लक्ष्मीकांत के जवाब का इंतजार किया। लक्ष्मीकांत ने विहान को जटिल भावों के साथ देखा और आह भरी। उस समय मुझे पता था कि मल्होत्रा परिवार का लड़का ईस्ट कॉइन लेक में गिर गया था। मैंने सोचा था कि वह मर चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह जीवित वापस आ जाएगा। लक्ष्मीकांत ने देखा कि विहान ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गया। 5 साल पहले मैं जियांगनान प्रांत में कुछ विशेष मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार था। क्लाउड लेक मैनर की घटना उस साल मेरे सामने आई सबसे अजीब घटना थी। आगे बताओ, विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा।
जब यह हुआ, मैं रिवर सिटी में एक अन्य मामले को संभाल रहा था, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका वहां पहुंचा। उस समय भोज में मौजूद सभी लोग तितर बितर हो चुके थे। जब मैंने तुम्हारे माता पिता को देखा, वे गंभीर रूप से घायल थे। विहान स्तब्ध रह गया। तुमने क्या कहा? गंभीर रूप से घायल? वे अभी मरे नहीं थे? लक्ष्मीकांत ने सिर हिलाया और फिर सिर झटका, जैसे वह उलझन में हो। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, दरअसल उन्हें मृत ही माना जा सकता था। उनकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थीं और उनके दिल की धड़कन तेजी से कमजोर हो रही थी। हालांकि शायद अगर कोई दिव्य चिकित्सक होता तो उनके बचने की संभावना हो सकती थी। क्या तुम उन्हें अस्पताल ले गए थे? विहान ने जोर से पूछा। उसका लहजा स्पष्ट रूप से उत्तेजित था। बिल्कुल, मैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल ने तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। विहान की आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। उसका चिकित्सा कौशल असाधारण था और वह जानता था कि अस्पताल का मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ भी साबित नहीं करता। जब तक वह चाहता, वह उन 10 में से 9 मरीजों को बचा सकता था जिन्हें वे मृत घोषित करते थे। मिस्टर विहान, बात अभी खत्म नहीं हुई है। इसके तुरंत बाद सबसे अजीब चीज हुई। शवों को फोरेंसिक विभाग को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन अचानक अस्पताल में एक आदमी प्रकट हुआ। उस आदमी ने एक विशेष दस्तावेज निकाला और कहा कि वह दोनों शवों को आधे घंटे के लिए ले जाना चाहता है। आधे घंटे बाद उसने शवों को वापस भेज दिया। हालांकि किसी कारण से ऊपर से एक और दस्तावेज जारी हुआ जिसमें कहा गया कि शवों की फोरेंसिक जांच की जरूरत नहीं है और सुझाव दिया गया कि उन्हें तुरंत जलाया जाए। उस समय मुझे लगा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे कोई या कुछ नियंत्रित कर रहा था। मैंने तुरंत शवों को नहीं जलाया, बल्कि मल्होत्रा परिवार के कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित किया, लेकिन किसी कारण से कोई भी दाह संस्कार करने को तैयार नहीं हुआ। जब मैं इस समस्या से परेशान था, एक लड़की अस्पताल आई और उसने कहा कि वह यह करेगी। यह सुनकर विहान ने सारी बातें जोड़ लीं। यह लड़की निश्चित रूप से प्रिया थी और उसे इसके बाद क्या हुआ इसका मोटा मोटा अंदाजा था। हालांकि सबसे बड़ा संदेह यह था कि उस अजीब आदमी ने शवों को आधे घंटे के लिए क्यों ले गया। वह एक विशेष दस्तावेज भी रखता था। विहान को यकीन था कि आधे घंटे बाद उस आदमी द्वारा वापस लाए गए शव उसके माता पिता के शव नहीं थे। शायद वे साक्ष्य नष्ट कर रहे थे। आखिरकार एक बार शव जला दिए गए तो कोई भी साक्ष्य ढूंढना असंभव था। लक्ष्मीकांत ने फिर कहा, मुझे लगा कि क्लाउड लेक मैनर की घटना में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैंने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न चैनलों के माध्यम से जांच जारी रखी। उस दौरान मुझे कुछ दिलचस्प मिला। यह आदमी एक बार तुम्हारी मां से एक कॉफी शॉप में मिला था, लेकिन बातचीत के बीच में उनकी बहस हो गई। तुम्हारी मां ने मुड़कर वहां से चली गई। उनका रवैया बहुत अडिग लग रहा था। मैंने मूल रूप से उस कॉफी शॉप की निगरानी फुटेज को सहेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन यह फाइल मेरे कंप्यूटर से अचानक गायब हो जाएगी। मैं कॉफी शॉप में एक और प्रति लेने गया, लेकिन वहां की फाइल भी गायब थी। इसके बाद मैं एक दिन बाद उस आदमी से फिर मिला, जिसने धमकी दी कि अगर मैंने इस मामले की जांच जारी रखी तो मेरा पूरा परिवार अपनी जान गंवा देगा। इसलिए अपने परिवार की खातिर मैंने जांच बंद कर दी। यह वह सब है जो मुझे उस समय की घटनाओं के बारे में मोटे तौर पर पता है। विहान चुप रहा। वह गहरे विचार में डूब गया। लक्ष्मीकांत उससे झूठ नहीं बोल रहा था। इस नई जानकारी के अनुसार यह रहस्यमयी आदमी उसके माता पिता की घटना की जांच में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। उसकी मां वास्तव में इस आदमी को जानती थी। क्या तुम्हारे पास इस आदमी की कोई तस्वीर है, या फिर क्या तुम उसके चेहरे की विशेषताओं का मोटा स्केच बना सकते हो? विहान ने पूछा। लक्ष्मीकांत को पता था कि विहान यह सवाल पूछेगा, इसलिए उसने कहा, मैं भी इस आदमी की जांच करना चाहता था, लेकिन मैंने पाया कि जहां कहीं भी वह प्रकट होता था, निगरानी फुटेज मिटा दी जाती थी। हालांकि मुझे उसके चेहरे का स्केच बनाने में सक्षम होना चाहिए। विहान ने किसी को बुलाकर एक पेन
और कागज मंगवाया, जिसके बाद लक्ष्मीकांत ने अपनी स्मृति के आधार पर एक स्केच बनाया। हालांकि यह केवल एक स्केच था। विहान उस व्यक्ति की शक्ल को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। यह काफी नहीं है, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचूंगा। उस समय कोई तुमसे संपर्क करेगा। मुझे उम्मीद है कि 3D मॉडलिंग के जरिए उस व्यक्ति का असली चेहरा बनाया जा सके, विहान ने कहा। लक्ष्मीकांत ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मैं अपनी पिछली स्थिति में था, मैंने उस तकनीक का काफी बार इस्तेमाल किया था। ठीक है। विहान जेल से निकला और उसने तन्मय को फोन किया। उसे इस मामले को संभालने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा। उसी समय राजधानी शहर में एक हवेली में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक विशाल चट्टान पर सलेटी मुद्रा में बैठा था। उसके शरीर के चारों ओर एक आभा उमड़ रही थी। चट्टान से आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी और उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर रही थी। उस आदमी की आभा लगातार बढ़ रही थी और पूरा कमरा हिल रहा था। अगर लक्ष्मीकांत यहां होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह अधेड़ उम्र का आदमी वही था जिसने उसे उस समय धमकी दी थी। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और एक तेज नजर फेंकी। उसके नीचे की विशाल चट्टान वास्तव में चकनाचूर हो गई। अंदर आओ। दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया गया। एक दुबला पतला आदमी अंदर आया और अधेड़ उम्र के आदमी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर देशमुख, मेरे पास कुछ रिपोर्ट करने के लिए है। क्या है? अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक किए। एक राक्षसी आभा फैल गई। आज किसी ने जियांगनान प्रांत की जेल में लक्ष्मीकांत से मुलाकात की, दुबले पतले आदमी ने सीधे कहा। एपिसोड 195। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। इतने साल बीत गए, उससे मिलने कौन आया? दुबला पतला आदमी कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी सम्मानपूर्वक बोला। गार्डों से मिली जानकारी के अनुसार यह विहान था। जैसे ही अधेड़ उम्र के आदमी ने विहान का नाम सुना, उसके शांत चेहरे पर सदमे की एक झलक दिखाई दी। यह नाम जैसे उसकी कई सालों से दबी हुई और घृणा से भरी किसी स्मृति को जगा गया था। विहान? क्या यह रिवर सिटी का वह नीच हो सकता है? वह नीच मरा नहीं? दुबले पतले आदमी ने सिर हिलाया। मुझे पता चला कि यह वही नाम था, इसलिए मैंने जांच की। यह वास्तव में मल्होत्रा परिवार का वह कचरा था जो ईस्ट कॉइन लेक में गिर गया था। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि वह रिवर सिटी का नंबर एक मार्शल आर्ट्स विशिष्ट बन गया। उसने पुलकित तोमर को मार डाला, जो हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 400 में था। यह सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी हैरान नहीं हुआ। इसके बजाय वह ठंडी हंसी हंसा। लगता है इस नीच को कोई अवसर मिल गया है, लेकिन तो क्या, वह केवल देशमुख परिवार की रक्तरेखा को दूषित करेगा। दुबले पतले आदमी ने मिस्टर देशमुख की ओर देखा और पूछा, क्या हमें किसी को भेजकर विहान को मार देना चाहिए? अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। यह नीच हमारे लिए नगण्य है। मुझे लगता है कि यह लड़का जियांगनान प्रांत में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बस उस पर नजर रखो। जी मिस्टर देशमुख। दुबला पतला आदमी फिर चला गया, जिससे अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में अकेला रह गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने खिड़की से जियांगनान प्रांत की दिशा में देखा और उदासीनता से बोला, मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम कॉकरोच की तरह जीवित रह गए। रोचक, वाकई रोचक। हालांकि तुम्हारी सीमित ताकत के साथ तुम अब उस घटना की जांच करना चाहते हो। एकमात्र चींटी एक विशाल पेड़ को हिलाना चाहती है, बिल्कुल दिवा स्वप्न। विहान विला में लौटा और पाया कि ड्राइंग रूम की लाइटें अभी भी जल रही थीं और टेलीविजन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खोला और जल्द ही सोफे पर सो रही 2 युवतियों को देखा। प्रिया के अलावा जिया चौहान भी विला में आ चुकी थी। यह रिवर सिटी के पुराने दिनों की तरह महसूस हो रहा था। मेज पर अभी भी प्लास्टिक रैप में लिपटे व्यंजन थे, जो शायद दोनों लड़कियों ने उसके लिए रखे थे। यह देखकर विहान का दिल नरम हो गया। जिया चौहान की लंबी पलकें हल्के से कांपीं। फिर उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं।
जब उसने विहान को थोड़ी दूरी पर खड़े देखा तो उसने गुस्से से प्रिया को झटका देकर जगाया। छोटी प्रिया, वह नीच वापस आ गया। हमने उसके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया, उसने फोन तक नहीं उठाया और अब आधी रात को आने की हिम्मत करता है। आओ आओ आओ, अब बदला लेने का समय है। प्रिया भी जाग गई। वह मुस्कुराई और मेज से कुछ खाना लेने गई। मैं इसे गर्म कर देती हूं। विहान, तुम और साहसी होते जा रहे हो। जिया बहुत नाराज है। विहान कुछ बोलने ही वाला था कि जिया चौहान बोल पड़ी। छोड़ो, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूं क्योंकि तुमने मेरी दादी को बचाया था। जल्दी खाना खाओ, देखो तुम कितने पतले हो गए हो। तुम्हें भूखा ही होना चाहिए। प्रिया और मैंने आज रात हमारे गृह प्रवेश का जश्न मनाने के लिए बहुत सारा खाना तैयार किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इतने असहयोगी होंगे। विहान ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराया। मैं कुछ मामलों में उलझ गया था। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? बेशक, जिया चौहान इसे स्वीकार नहीं करती। हम्फ, जैसे कि हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगी। प्रिया और मैंने बस एक फिल्म देखी और सो गई। चलो खाना खाते हैं। विला में माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था, लेकिन बाहर एक तूफान पनप रहा था। इस समय एक चमकीली रोशनी वाली इमारत में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी और कई महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद थीं। यहां का माहौल बेहद भारी था और कोई भी परितोष कुमार की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे जानते थे कि वह अपने बेटे से कितना प्यार करता था और वे अनावश्यक संघर्ष को भड़काना नहीं चाहते थे। परितोष कुमार का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसका गुस्सा पूरे स्थान को भर रहा था। थोड़ी देर बाद परितोष कुमार ने मुंह खोला और दहाड़ा। मुझे यकीन है कि आप सभी को पता है कि मेरे बेटे को आज रात मार दिया गया। उसने अपने सामने की संगमरमर की मेज पर मुक्का मारा, जिससे वह चूर चूर हो गई। फिर उसने राख के रंग वाले चेहरे के साथ चारों ओर देखा। मैंने आज इस आपातकालीन बैठक को केवल एक मांग के साथ बुलाया है। सभी के सूचना नेटवर्क और चैनलों का उपयोग करके मेरे लिए हत्यारे को ढूंढने में मेरी मदद करें। मैं उसे अपने हाथों से यातना देकर मारना चाहता हूं। उसने एक बटन दबाया और उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। उसमें एक टोपी पहने हुए युवक की पीठ का धुंधला सा चित्र था। हालांकि यह अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि युवक अपने दाहिने हाथ में एक गठरी लिए हुए था। परितोष कुमार को यकीन था कि यह उसके बेटे का सिर था। घटना के बाद उसने सभी निगरानी कैमरों की जांच की, लेकिन वे सभी पहले से मिटा दिए गए थे। एकमात्र सुराग यह तस्वीर थी जो किसी ने पास के दृश्य की तस्वीरें लेते समय गलती से खींच ली थी। परितोष कुमार ने तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस आदमी को ढूंढने में मदद करें। जो भी इससे मिलता जुलता दिखे या इसी तरह के कपड़े पहनता हो, उसे पकड़ो। जो भी व्यक्ति इससे थोड़ा भी मिलता जुलता हो और उसके पास ठोस एबिलिटी न हो, उसे लाओ। मैं परितोष कुमार 1000 बेगुनाहों को मारना पसंद करूंगा, लेकिन सही व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मंच के नीचे बैठे विशेषज्ञ सभी स्तब्ध रह गए। परितोष कुमार बहुत पागल हो गया था। साथ ही चूंकि यह व्यक्ति विराज कुमार को इतनी आसानी से मार सका, इसलिए बहुत संभावना है कि वह हुवाक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में हो। चाहे इस व्यक्ति का कोई भी बैकग्राउंड हो या वह किसी भी रैंक का हो, मैं अपना बदला लूंगा। दिलीप चौहान परितोष कुमार की दहाड़ों को सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें तस्वीर पर टिकी थीं। तस्वीर में उस आदमी की पीठ इतनी परिचित थी, चाहे वह कदकाठी हो या मुद्रा, सब कुछ बहुत परिचित था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक ठंडा और अभिमानी चेहरा उभरा। विहान।